जो पर दो समस्याएं हैं। अतिवृष्टि के चलते, बाढ़ के चलते, चाहे वो घाघरा किनारे के गांव, अचानक कागज का दाम बढ़ने से कॉपी किताब का दाम 1.5 गुना बढ़ गया। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में तेज तर्रार समाजसेवी किसान नेता चंद्रमणि पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि आप सभी लगातार इनको देखते रहते हैं। हमेशा कभी किसी का कोई भी मामला हो, किसी के साथ में खड़े रहते हैं। XYZ कोई भी समस्या अगर किसी भी ग्रामीण की, किसान की, युवा जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों की समस्या हो, हर तरीके से आप इनको क्षेत्र में हमेशा संघर्ष करते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए तमाम तरीके से देखते रहते हैं। तो ऐसे समाज सेवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आपके चैनल का और सभी दर्शकों का हम भी कोट कोट नमन बंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सुदामा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप 2 दशकों से पिछले समाज सेवा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं। हर किसी की आवाज़, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, आप बहुत ही मुखरता के साथ में उठाते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि चुनाव में तो आपको एक करारी हार मिली। जैसे विरोधी भी इतनी उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि आपके सामने ऐसा परिणाम आएगा। सबसे पहले आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन, जिसे मैं द्वारकाधीश मानता हूं और मानता रहूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने भक्त को पहचान नहीं पा रही, अपने सच्चे सेवक को पहचान नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं कर्म फेल हो जा रहा है जाति और धर्म के आगे, संघर्ष फेल हो जा रहा है संसाधन के आगे, निश्चित तौर पर दिल फेल हो जा रहा है बड़े बड़े दल के आगे। तो जनता संसाधन, जाति धर्म और दलीय राजनीति में उलझ जाती है। वो अंतिम क्षण भूल जाती है कि उसके बुरे समय पर काम कौन आया था, और उसके समाज के, उसके क्षेत्र की, क्योंकि हर व्यक्ति के बुरे दिन ही नहीं होते, लेकिन उसके क्षेत्र के मूलभूत बिंदुओं को लेकर के आवाज उठाया किसने था, समस्या समाधान कराया किसने था। सर, चूंकि यह देखा जा रहा है, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि चंद्रमणि पांडे सुदामा जी ने हरैया विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था और इनको हार भी मिली थी। उस पर मैंने अभी प्रश्न किया। सर, लगभग ये देखा जा रहा है कि जब से 22 का चुनाव हुआ है, इसके बाद में आप समस्या तो उठाते हैं। अगर कोई आ रहा है आपके पास, जन समस्याओं को आप देखते हैं, उस पर उठाते हैं, लेकिन जितना आप पहले संघर्ष करते नजर आते थे, एकदम पूरी मुखरता के साथ में आवाज़ उठाते थे, उस तरीके का परिणाम अब नहीं देखने को मिल रहा है। आप शांत दिख रहे हैं, इसका क्या कारण है? पहली चीज तो आपने कहा कि मैं पराजित हुआ। मैं तो पराजित भी नहीं हुआ। एक जीतता है, एक हारता है, बाकी तो लड़ाई में ही नहीं होते हैं। और 2017 में जब मैंने राजनीति का एक आकस्मिक शुरुआत किया, कभी मेरी सोच नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा कि जितने भी उम्मीदवार हैं ये अकस्मात जनता के बीच में आ गए, इनका जनता के बीच से संघर्ष का कोई लेना देना नहीं, जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। अभी आपने देखा है कि कल बगल जनपद गोंडा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी का भी ये सवाल था। एक वो गए थे एक मंत्री जी के यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा में, और वहां पर उन्होंने कहा कि नेता अधिकारियों के पैर छू रहे हैं, और आज लोग संघर्ष और छात्र राजनीति से नहीं, परिवारवाद और धनवाद से नेता निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगा कि नहीं, जनता के बीच में काम करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। राजनीति से मेरा लेना देना भले नहीं था, लेकिन मैं विगत 2 दशकों से जनहित के बिंदुओं पर संघर्ष करता रहा, तो मुझे उम्मीद थी कि जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन पहला चुनाव था, तो मैं उसे तो मानता हूं कि मैं सफल रहा, क्योंकि हरैया विधानसभा से कुल 12 लोग चुनाव लड़े थे। चुनाव तो 14 लोग लड़े थे, विपिन शुक्ला और राजकिशोर सिंह जी को छोड़ करके, लेकिन विपिन शुक्ला और राजकिशोर दोनों विधानसभा के बाहर के थे, इनको निकाल दिया जाए तो 12 लोग चुनाव लड़े थे, और उसमें मेरा दूसरा स्थान था। अजय सिंह के बाद मेरा ही नंबर था, और अगर विपिन शुक्ला नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप चुनाव हारने के बाद में थोड़ा शांत नजर आ रहे हैं, समस्याओं को उतनी मुखरता से नहीं उठाते हैं, कहीं ये हार का कारण तो नहीं है? मैंने कहा कि इस बार मैं हारा भी नहीं, मैं तीसरे चौथे पायदान पे भी नहीं रहा, मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं किस पायदान पे रहा। तो मेरा समस्या तो मैं उठा रहा हूँ, संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत नहीं। क्यों, क्या कारण है? नदी बह रही है, नदी में बाढ़ नहीं आ रही है। मैं संघर्ष नहीं कर रहा हूं, मैं आंदोलित नहीं हो रहा हूं। उसके पीछे ये मेरा जनता के प्रति जो गुस्सा, उस सम्मान था,
वही सम्मान आज भी है, आगे भी बना रहेगा। अगर कोई गुस्सा होता तो मैं राजनीति से संन्यास की बात करता, मैं हमेशा की बात करता। लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए शांति इसलिए बनाया हूँ कि जनता देखे कि जिन दलीय और संसाधन वाले जनप्रतिनिधियों को वो अपना आइकान मान बैठती है, उनको जिताने लगती है चुनाव में, वो चुनावी धुन में एकदम मस्त हो जाती है, क्या उन्हें आपकी समस्या, आपकी वेदना दिख रही है? अगर वही आपकी समस्या उठा लें, आपकी वेदना उठा लें, आपकी समस्याओं का समाधान करा दें, बाढ़ राहत का उचित प्रबंध करा दें, अंडरपास निर्माण जगह जगह अवरुद्ध हैं उसे शुरू करा दें, जनहित के तमाम सारे बिंदुओं, अभी योगी जी के आगमन पर मैंने दिखाया कि जिले का सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र बदाल है, उसे दुरुस्त करा लें। अब वो कहेंगे मैं जीता नहीं हूं, बिना जीते मैंने तमाम कार्य कराए हैं, तो वो काम करा सकते हैं। नहीं मतलब आप उन लोगों को भी मौका दे रहे हैं? उन लोगों को मौका दे रहा हूं, जनता देखे कि जिन्हें आप मजबूत प्रत्याशी मानते हैं वो आपके समस्याओं को उठाने में कितने मजबूत हैं, क्योंकि किसी का संसाधन आपके काम नहीं आएगा, उसका संघर्ष ही आपके काम आएगा। तो जनता इस बात का एक अपने आप में परीक्षण करने का मौका पाए, इसलिए आप थोड़ा सा शांत हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, चूंकि आपने कई सारे वीडियो वायरल किए हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि आप बयान दे रहे हैं कि जो भी समस्याएं हैं मैं उसको 1 साल बाद उठाऊंगा, 1.5 साल बाद उस पर आंदोलन करूंगा, इस तरीके से भी बयान आए हैं। तो भूख किसी को आग लगी है, खाना आप 1 साल बाद खिलाएंगे? नहीं, ना मैंने 6 महीना कहा है और ना 1.5 साल कहा, 1 साल कहा, और उस 1 साल में से 7 महीने बीत भी गए हैं। ये 16 मार्च 2022 को जब जनता का अगाध प्रेम ईवीएम से निकल करके आया कि मैंने जाने कितने लोगों का बैंक में फंसा पैसा दिला दिया, एम्बुलेंस कर्मियों का बस्ती जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा स्थान था जहां की चाबी प्रशासन अपने डंडे के दम पे नहीं जमा करा पाया। आशाओं को लेकर के बहुत सारी समस्याओं का मैंने समाधान कराया और सबसे बड़ा एक उपलब्धि हासिल किया कि एनएम के साथ काम करने वाली इन आशाओं के लिए मैं कहता था कि इन्हें भी शिक्षा मित्रों की तरीके से अगर एनएम की वैकेंसी निकले तो इन्हें अनुभव के आधार पर उसमें इनको वेटेज मिले, और 10% वेटेज भी अलॉन्ग हुआ। लेकिन पता चल रहा है कि 108 बूथ मेरा 0। तो ऐसी स्थिति मैंने 1 साल का समय चुनाव से लिया है। अभी पहले भी सवाल में आपके कहा कि 1 साल जनता इन जिताऊ प्रत्याशियों को, इन दलीय प्रत्याशियों को, इन जाति वाले प्रत्याशियों को देखे कि वो आपकी समस्या को कितना समझते हैं। ये चुनाव में ही आपके प्रेरणा स्रोत बन करके कैसे उत्पन्न हो जाते हैं। और मेरा किसी एक जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, मैं समस्त मानव जाति और समस्त प्रबुद्ध जन से जानना चाहता हूं कि आप पहली चीज तो राजनीति में जात धर्म नहीं, सच्चा सेवक, सच्चा कर्मवादी जो है आगे जाना चाहे और आपके लिए काम करना चाहे। लेकिन अगर आप जातिवाद ही करते हैं तो जाति संसाधन के आधार पर कैसे होती है? जात कर्म के आधार पर हो सकती है, पैदाइशी हो सकती है। लेकिन विपिन शुक्ला आएंगे तो पंडित रहेंगे, लेकिन चंद्रमणि पांडे हैं तो पंडित नहीं रहेंगे। कोई बड़ा क्षत्रिय आएगा तो क्षत्रिय रहेगा, लेकिन अगर वो कमजोर है तो क्षत्रिय नहीं। संसाधन के आधार पर जात धर्म का चयन नहीं करना चाहिए। ये वही चंद्रमणि पांडे हैं जिसने दीन दुखियों मजलूमों का मुद्दा बीते 2 दशकों में उठाने और न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन जब सिकटा सुकुल में गंबज हत्याकांड में जिले के एसपी हेमराज मीणा के ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने ब्राह्मणों का जनेऊ तोड़ा, तो जनपद के सारे ब्राह्मण नेताओं ने अपने मुंह में दही जमाने का काम किया था, बोलने का काम नहीं किया था। तब एसपी हेमराज मीणा का घेराव कर और मामले का खंडन कराने का काम हमने किया था। तो जो जात के ऊपर आए संकट को लेके, हालांकि वो जात पे संकट नहीं था, मैंने बयान में भी अपने कहा था कि जनेऊ किसी जाति का नहीं है, जनेऊ सनातन धर्म का है, सभी जातियों का, अलग अलग ग्रंथियों के आधार पर सभी जातियों के लिए जनेऊ की व्यवस्था दी गई है। अब जनेऊ ज्यादा ब्राह्मण धारण करता है इसका मतलब वो उसके लिए नहीं। और जिस जनेऊ को भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, उस जनेऊ को योगी जी का एसपी तोड़ रहा है। ऐसे एसपी को हटाया जाना चाहिए। और जब उनके तरफ से खंडन हुआ तभी जाकर के उस मामले का मैंने पटाक्षेप किया। लेकिन ये सारे मुद्दे लोग मौके पर भूल जाए। तो यानी 1 साल जब पूरा हो जाएगा तभी आप धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हर बिंदु के लिए धरना ही किया जाए। अभी इस बीच भी आपने देखा होगा कि तमाम सारे जनहित के कार्य मैंने आवाज उठा करके ही शुरू कराए हैं। जैसे अगर घाघरा की बाढ़ में लोग त्राह त्राह कर रहे थे और अधिकारी जनप्रतिनिधि सड़क पर ही राहत किट बांटने का काम कर रहे थे, तो जिस दिन मैं
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर और पानी में घुस करके छतों पे चढ़ चढ़ करके राहत पैकेट बांटने का काम किया है। उसी के अगले दिन आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधि हों और चाहे अधिकारी हों, वो भी नदी के बाढ़ में घुसे, गांव तक गए और जनता को राहत देने का काम किया। हालांकि ये लाई और पूड़ी बांटना, मैंने जिले की नोडल अधिकारी से भी कहा था, ये जनता के लिए राहत नहीं है, ये प्राथमिक उपचार है। और नदी के किनारे बसी जनता को प्राथमिक उपचार की जरूरत नहीं है। हालांकि आपने बयान दिया था तो उस टाइम पे आप अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि अधिकारी की शिथिलता की वजह से बाढ़ आई है, लेकिन आप जनप्रतिनिधियों के ऊपर आपका कोई बयान नहीं आया, उनको बचाते हुए एक तरीके से नजर आए। बिल्कुल बयान था। मैंने कहा था कि अगर बगल जनपद के सांसद बृजभूषण सिंह के तरीके से यहाँ के सांसद विधायक मौके पर अधिकारियों को टाइट करते, निर्माण एजेंसी को टाइट करते, तो आज अपूर्ण बांध अपूर्ण ना होता, बन गया होता। और अगर बांध पूर्ण होता तो गांव में पानी न घुसता, करोड़ों का नुकसान ना होता। हाँ, वहां बचाव अगर आपको नजर आता है, मैंने अकेले सत्ता को घेरने का काम नहीं किया, क्योंकि चुनाव में तो आप कहते हो कि इन्हें हम ही पराजित करेंगे, हमारे अलावा कोई पराजित नहीं कर पाएगा, सबसे मजबूत हम ही हैं। तो जनता की समस्याओं पर उन्हें घेरने का काम ये विपक्षी नेता क्यों नहीं करते हैं? निश्चित तौर पर सोशल मीडिया से मीडिया तक जब घेरे गए, तब जाकर के जिले के एक दो विपक्षी नेता निकल करके एज ए फोटो सेशन बाढ़ क्षेत्र में दिखाई दिए। लेकिन चलिए, हमारे उन मुद्दों के उठाने से कुछ तो गति आई। क्या ज्वलंत मुद्दे अब वर्तमान में आप देख रहे हैं? ज्वलंत मुद्दा, मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन वर्तमान में अगर जिस तरीके से हमारा देश और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर दो समस्याएं हैं। अतिवृष्टि के चलते, बाढ़ के चलते, चाहे वो घाघरा किनारे के गांव हो चाहे मनोर किनारे के गांव हो, लोगों की फसलें डूब गई हैं, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। किसान नहीं समझता, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। जिसका 10 बीघा फसल डूब गया है, उसे 10 किलो चावल बांट करके आप राहत न दीजिए, डूबी फसलों की फसल प्रतिपूर्ति दीजिए। और पिछले वर्ष जब मैंने चुनाव के पूर्व इस मुद्दे को उठाया था, तो करीब 144 गांवों के किसानों के लिए करोड़ों रुपया बस्ती जनपद में क्षतिपूर्ति के तौर पे आया था। यही मैं कहता हूं कि सत्ता अगर नहीं कहता तो विपक्ष को भी ये क्षतिपूर्ति, ये फसल के नुकसान की प्रतिपूर्ति मांगना चाहिए। और दूसरा मुद्दा शिक्षा से ही जुड़ा है। अचानक कागज का दाम बढ़ने से कॉपी किताब का दाम 1.5 गुना बढ़ गया। सत्ता को इसमें समझ बूझ के फैसला लेना था। क्या हम शिक्षा को पूंजीपतियों की मुट्ठी में देना चाह रहे हैं? सरकारी स्कूल जहां आप किताबें फ्री बांटते हैं, वो गार्जियन भी बच्चे के लिए कॉपी खरीदते हैं। यानी वो केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की समस्या नहीं, हर व्यक्ति की समस्या हुई। एक तरफ आप शिक्षा फ्री देने की बात करते हो, दूसरे तरफ शैक्षणिक सामग्री 1.5 गुना करते हो। लेकिन अगर सत्ता कोई चीज़ नहीं समझ पाती तो विपक्ष का, मीडिया का, सबका, हर जिम्मेदार व्यक्ति का काम होता है कि सरकार को आईना दिखावें। विपक्ष ने कहीं इस मुद्दे पर बोलने का काम नहीं किया। दोस्तों, आप सभी अभी तक समाज सेवी चंद्रमणि पांडे जी को सुन रहे थे, जो कि हमने उनसे तमाम सारे प्रश्नों को फोकस किया कि किस तरीके से आप चुनाव के बाद में जन समस्याओं को उठा रहे हैं, इतनी शांति क्यों है, या तो इस तमाम सारे प्रश्नों में एक बात निकल कर आई कि चुनाव हारने का कहीं ना कहीं ठेस भी दिखा। और अलग विपक्षी नेताओं को जो उस टाइम पे क्षेत्र में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे या चुनाव लड़ रहे थे, या जनता जिसको पसंद कर रही थी, उनको भी मौका देने का एक काम कर रहे हैं कि वो भी चुनाव में आए। जो वोट मांग रहे थे वो भी आज के टाइम में आए जनता के बीच में और अपने आप को साबित करें। जिस तरीके से मैं संघर्ष करता था जनता के लिए, उस तरीके से उनको भी संघर्ष करना चाहिए। तो ये उनका बयान आया। आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और इस तरीके की वीडियो या खबर जानने के लिए, सुनने के लिए आप सभी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।